चलो आज हो गया हमारा 10 फरवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज मोस्टली पेपर में ना रिपीटेड टॉपिक हैं, वही आसियान, AITI GA, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, मलेशिया। ये तुमको हम कल ही करा दिए हैं, तुम लोग आंसर राइटिंग भी कर लिए हो। तो आज के पेपर में रिपीटेड टॉपिक से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है जिसको हम स्पेशली हाईलाइट कर दे रहे हैं। बाकी वो सब हम कल कर लिए थे। एक डायमेंशन आर्टिकल 19 का आया था, राइट टू प्राइवेसी, सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 वाला जो है उसके मल्टीपल डायमेंशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम लोग आंसर राइटिंग कर करके भी थक गए होगे आर्टिकल 19 और उस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं 19 सब क्लॉज 2 से, तो वो सारे टॉपिक रिपीटेड थे, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। 2-3 तो कल ही तुम लोग आंसर राइटिंग किए हो, वही सेम चीज़ आज थी। तो जो कुछ नए टॉपिक हैं और जो प्रीलिम्स के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक देखो, देवनी मोरी रेलिक्स, ये क्या है? तो ये पहली बात तो ध्यान रखो, ये लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड रेलिक्स है, ठीक। और ये लॉर्ड बुद्धा के जो हमारे अलग अलग टीचिंग उनके लेसन्स हैं ना, तो उसमें से जो पीस है, कॉम्पैशन है और हारमोनी है, उसको ये रेलिक्स शोकेस करता है, उसको ये रेलिक्स सिंबलाइज कर रहा है। तो देवनी मोरे रेलिक्स, लॉर्ड बुद्ध गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और बुद्धा के पीस, कंपैशन और हारमोनी वाले टीचिंग को ये एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये देवनी मोरी रिलिक्स लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, ये 3 चीज को शोकेस कर रहा है। अभी इंडिया ने पहली बार इसका एक ये एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज किया है। एक्सपोजिशन मतलब एग्जीबिशन करना, शोकेसिंग करना। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया है? श्रीलंका में किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के गंगा रामाया टेम्पल में। समझ में आया न्यूज़ क्या है? देखो, देवनी मोरी रेलिक्स है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। लॉर्ड बुद्धा के ये 3 प्रिंसिपल को ये देवनी मोरे रेलिक्स सिंबलाइज कर रहा है। ये देवनी मोरे रेलिक्स है इंडिया के गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो देवनी मोरी आर्कोलॉजिकल साइट से ये देवनी मोरी रेलिक्स आया है और इंडिया के गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में ये है। अब इस देवनी मोरे रेलिक्स का एग्जीबिशन इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। पहली बार पब्लिक एक्सपोजिशन मतलब वही एग्जीबिशन करना, शोकेस करना। और ये एग्जीबिशन श्रीलंका के गंगा रामाया टेम्पल में किया है इंडिया ने पहली बार ऑर्गेनाइज, तो ये ध्यान रखना। और इस देवनी मोरे आर्कोलॉजिकल साइट को खोजा किसने था? तो प्रोफेसर SN चौधरी ने 1957 में खोजा था। क्लियर हुआ? फिर से समझ लो, कहानी की तरह याद हो जाएगा। देखो, इंडिया में गुजरात नाम का एक जगह है, गुजरात में एक अरावली नाम की डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में देवनी मोरे आर्कोलॉजिकल साइट है, ठीक। अब इस देवनी मोरे आर्कोलॉजिकल साइट से रिलेटेड है देवनी मोरे रेलिक्स, और ये देवनी मोरे रेलिक्स लॉर्ड बुद्धा को सिंबलाइज कर रहा है। लॉर्ड बुद्धा के जो पीस, कंपैशन और हारमोनी है, उनके प्रिंसिपल को ये देवनी मोरे रेलिक्स सिंबलाइज कर रहा है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। अब इंडिया ने इस रेलिक्स का एग्जीबिशन, शोकेसिंग मतलब दिखाना, दुनिया को, पब्लिक को दिखाने के लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है श्रीलंका के गंगा रामाया टेम्पल में। बस इतनी सी कहानी थी। इस देवनी मोरे आर्कियोलॉजिकल साइट को 1957 में प्रोफेसर SN चौधरी ने खोजा था। कहानी खत्म। चलो दूसरा टॉपिक देखो, ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। ये क्या है? इसको हम शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में HbA1c भी लिखते हैं, ठीक। Hb मतलब हेमोग्लोबिन और A1c कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होगा। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ये क्या है? ये एक मतलब डायग्नोसिस या मॉनिटर करने का तरीका है। ये एक ट्रीटमेंट तो हम नहीं बोलेंगे, ये एक टेस्ट है। मॉनिटर करना इसको हम बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस टेस्ट है, मॉनिटर करते हैं, जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ को, देखो डायबिटीज़ तुमको हम करा चुके हैं, डायबिटीज़ के टाइप 1 टाइप, टाइप 2 टाइप, गेस्टेशनल डायबिटीज़ सब करा चुके हैं, ठीक। अभी नवंबर दिसंबर में ही कराए हैं। अब पहले तो और मल्टीपल टाइम हम किए ही हुए हैं डिस्कस। तो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन बस ध्यान में रखना, ये एक टेस्ट है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, टेस्ट मैकेनिज्म है। इसमें हम टेस्ट क्या कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ खून में कितना है। कहते हैं ना कि आपका शुगर कितना लेवल है, कितना पॉइंट है, तो वो खून में शुगर कितना है टाइप 2 वाले डायबिटीज़ में, उसको मेज़र करने के लिए एक टेस्ट होता है, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट,
जो कि डायग्नोसिस और मॉनिटर करता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ब्लड में। अब देखो इंडिया में अलग अलग बीमारियां हैं, एक तो डायबिटीज़ है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, और भी कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जैसे कि एनीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, सब अभी हम आगे तुमको करा देंगे। तो इंडिया में ऐसे ऐसे बीमारी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मान लो किसी को एनीमिया है, ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, अब वो गया टेस्ट कराने, डायबिटीज़ का टेस्ट कराने, तो उसको डायबिटीज़ नहीं है एनीमिया, लेकिन ये जो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट है ना, ये तो दिखा देगा ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि था उसको एनीमिया। एनीमिया में भी ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, ब्लड ही इम्पैक्ट हो रहा है। हम गए थे टेस्ट कराने ग्लूकोज का, डायबिटीज़ मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ग्लूकोज का जो लेवल है वो ऊपर नीचे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे एनीमिया है। अब डायबिटीज़ का रिपोर्ट आ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो सबको क्या लगेगा कि अरे इसको तो डायबिटीज़ हो गया, लेकिन डायबिटीज़ उसको है नहीं, उसके खून में चीनी का लेवल ऊपर नीचे आया है क्योंकि उसको एनीमिया है। ठीक, या फिर सिकल सेल डिजीज है, क्योंकि खून के एक ही बीमारी थोड़ी है, खून के तो और भी बीमारी हैं, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, एनीमिया दूसरा बीमारी है, ये सब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो अगर हम इस टेस्ट के थ्रू, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट के थ्रू जाकर अगर हम अपना खून चेक करवा रहे हैं और उसमें अगर शुगर का लेवल ऊपर आ रहा है, इसका 100% मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है। हाँ, डायबिटीज़ मेज़र करने के लिए ये टेस्ट है, ठीक है, काम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को मेज़र करता है, लेकिन 100% सही नहीं बता रहा है कि सही में इनको डायबिटीज़ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक डायबिटीज़ ही खून की बीमारी नहीं है, एनीमिया भी है, आगे देखो, आगे तुमको हम सिकल सेल डिजीजेज भी करा दिए हैं, ये भी एक खून से रिलेटेड बीमारी है। तो अगर किसी को सिकल सेल डिजीज़ है या किसी को एनीमिया है, तब भी उसको ग्लूकोज का लेवल जो उसके ब्लड में है ऊपर नीचे हो सकता है, चीनी का लेवल बढ़ा हुआ दिखाए क्योंकि उसको एनीमिया था, और ये ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन वाला टेस्ट तो दिखा देगा कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। नहीं, टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है उसको, उसका ग्लूकोज ऊपर बढ़ा हुआ दिखाया है क्योंकि उसको एनीमिया है। एक एग्जाम्पल तुमको हम दे रहे हैं, ठीक। तो कहने का सीधा मतलब था इस आर्टिकल का कि ये ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन 100% रिलायबल टेस्ट नहीं है, कि अगर हम किसी इंसान का पहली बार चेक कर रहे हैं कि तुमको चीनी है कि नहीं, और ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन वाले टेस्ट से चेक कर लिए और उसका ब्लड शुगर लेवल सूट अप किया हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको डायबिटीज़ टाइप 2 वाला हो गया। नहीं, हो सकता है कि उसको एनीमिया हो या सिकल सेल डिजीज़ हो, जिसके कारण उसका ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सूट कर गया है। ठीक, मत सूट कर गया मतलब ऊपर चला गया है। तो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन तुमको हम बता दिए, ये एक टेस्ट है जिससे हम डायबिटीज़ 2 का टेस्टिंग कर लेते हैं कि कितना है चीनी खून में, जांच है सीधा हिंदी भाषा में बोले तो। दूसरा बीमारी देखो, खून से रिलेटेड एनीमिया है, ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो या तो कम हो जाएंगे या फिर हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो आरबीसी हेमोग्लोबिन लिंक है, तो आरबीसी और हेमोग्लोबिन का गिरते जाना शरीर में एनीमिया को फिर वो होता है उससे। अगर आरबीसी खून में बहुत ज़्यादा कम हो जाए, हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो एनीमिया हो जाती है। अब क्यों ऐसा होता है, तो हेमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है ना जो ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में घुमा रहा है। देखो, ये ब्लड में अगर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स घूम रहे हैं ना, तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करके कौन रखा है ब्लड पे, ये हेमोग्लोबिन ही ये ऑक्सीजन को चिपका कर रखा है ब्लड पे, और तब ब्लड उसको घुमा रहा है पूरे शरीर में ले जाकर। तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमको थकान, नींद जैसा आना, इरिटेशन लगता है ना, क्योंकि हमारे बॉडी को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की ब्लड में कमी हो गई है। अब हेमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन को घुमा पा रहा है ब्लड में, क्योंकि ब्लड से जो ऑक्सीजन चिपका हुआ है वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण चिपका हुआ है। ठीक, तो हेमोग्लोबिन जैसे ही कमा, एनीमिया में यही हो ही रहा है, आरबीसी डिक्लाइन कर रहा है या हेमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो जैसे ही हेमोग्लोबिन कमा, हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस कमेगा, कंसंट्रेशन कमेगी, मेमोरी इशू होगा, इरिटेबिलिटी बढ़ने लगेगी, इरिटेशन हमें होने लगेगा, थकान, नींद आना, लेजीनेस, ये सब सिम्टम्स हो जाएंगे हेमोग्लोबिन जब कम होता है तब। और मेनली ये फीमेल्स को ज़्यादा फेस करना पड़ता है ड्यू टू देयर मंथली पीरियड साइकिल, उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, उनको ये इशूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। इसलिए फीमेल्स को थोड़े अपने डाइट का, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का, हेमोग्लोबिन का, इन सब का ध्यान रखते रहना चाहिए। ठीक,
मे ऑल्सो कॉज, ये तो बेसिक सिम्टम है जो एनीमिया में हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हार्ट फेलियर, ऑर्गन डैमेज, डेथ ये भी हो सकता है, लेकिन रेयर है, जल्दी नहीं होता है। जल्दी आजकल तो हेमोग्लोबिन की कमी पता चलती रहती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये हो सकता है। ठीक, चलो अब एक और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर देखो, एक है सिकल सेल डिजीज। ये सब पेपर में आज के जिक्र था इसलिए तुमको हम करा रहे हैं। सिकल सेल डिजीज होता क्या है, देखो तुमको अभी हम बताए ना कि पूरे ब्लड में ये ऑक्सीजन को कौन लेके घूम रहा है, हेमोग्लोबिन घूम रहा है, हेमोग्लोबिन ही चिपका कर रखा है। अब सिकल सेल डिजीज में भी क्या होगा ना कि सिकल सेल डिजीज एक इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक्स डिजीज है, मतलब पेरेंट से पास होगा ऑफस्प्रिंग को, मतलब बच्चों को। ठीक, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट से इन्फेक्टेड आरबीसी ट्रांसफर हो गया, रेड ब्लड सेल ट्रांसफर हो गया बच्चों में। अब हेमोग्लोबिन को भी वो इफेक्ट कर रहा है। अगर आरबीसी ही पेरेंट्स से नहीं गया सही, बच्चों में कमज़ोर आरबीसी गया या फिर डिसऑर्डर वाला आरबीसी गया, तो वो हेमोग्लोबिन जो चिपकता है खून से वो सही से चिपक नहीं पाएगा, वापस से खून की कमी होने लगेगी। तो ये एक डिसऑर्डर है, इसमें जो आरबीसी का शेप है ना वो भी बदल जाता है। ठीक, जैसे कि देखो ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है बच्चों में क्या, जीन्स। तभी तो कहते हैं कि ये बच्चे की जो आंखें हैं माँ पे गई है, फेस पापा पे गया है, ऐसा कहते हैं ना। तो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इतना बेसिक बायोलॉजी तो सब जानते हो, इतना ही बेसिक का ज़रूरत है। कभी कभी ये पेरेंट्स से, जो कि मेल और फीमेल दोनों हैं, मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर जाते हैं ना, तो कभी कभी ये होता है कि दोनों में से किसी पेरेंट से आरबीसी जो गया ना वो इन डिसऑर्डर वाला चला गया, मतलब गड़बड़ आरबीसी चला गया। ठीक, ये गड़बड़ आरबीसी था, ये ट्रांसफ़र हो गया बच्चों में। अब बच्चों में ये गड़बड़ आरबीसी चला गया तो वो हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है और खून से चिपका रहता है और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, वो भी इफेक्ट हो रहा है। देखो जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है ना हमारे शरीर में, वो ऐसा होता है डिस्क शेप का, गोल 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 डिस्क शेप का। और ये नसें हैं, अब ये नसें में आराम से ये गोल 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 घूमते रहता है, आराम से पास होते रहता है और इसी पे ऑक्सीजन ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं। ठीक, लेकिन सिकल सेल बीमारी में क्या हो जाएगा, आरबीसी डिसऑर्डर वाला चला गया बच्चों में, तो उन बच्चों में ना जो आरबीसी का शेप है वो ऐसा हो जाएगा, सिकल के शेप का। किसान सिकल से वो फसल काटता है ना अपना, ऐसा उसका एक पकड़ने वाला रहता है हैंडल और उसका एक ऐसा सिकल रहता है। रुक जाओ, किसान का एक ऐसा हथियार देखे हो जिससे वो काटता है, तो इस शेप का, सिकल के सेल शेप का हो जाता है आरबीसी, इसीलिए इसको सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। ऐसा ब्लड का शेप हो जाता है। देखो नॉर्मल में ऐसा होना चाहिए आरबीसी, गोल गोल, तभी तो ये हमारा नस है, ये नस है, वेन्स है, आर्टरीज हैं, जो भी कह लो, तो इसमें से आराम से ये गोल 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 ट्रांसफ़र होते रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। अब ये आरबीसी पे हेमोग्लोबिन है, इसी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपका हुआ है ऐसे, पूरे ब्लड में ये घूम रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब आ जाओ मेंटोस जिंदगी पे, जो कि सिकल सेल डिजीज वाली जिंदगी है। अब मान लो ये हमारी नस है, ठीक, ये गोल गोल था तब तो घूम जा रहा था आसानी से, अब ये ऐसे ऐसे शेप का आ जाएगा, ऐसे ऐसे शेप का आ जाएगा, तब तो ये कहीं पे ब्लॉक कर देगा, पीछे वाला आगे ही नहीं जा पाएगा, तो रास्ता ब्लॉक हो सकता है ना नसों का। तो वही होता है सिकल सेल डिजीज में। ठीक, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये जो सिकल सेल है, सिकल शेप का ऐसा बना हुआ है, ये जल्दी मुड़ता नहीं है, आसानी से ब्लड में घूम भी नहीं पाता है, जिससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जो तुमको भी हम दिखाए। नॉर्मल शेप में आरबीसी ऐसा दिखेगा, लेकिन पेरेंट्स से डिसऑर्डर वाला आरबीसी बच्चे में ट्रांसफ़र हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण चला गया, या फिर कोई चेंज हो गया उस बच्चे के डीएनए में, जिस कारण से जो आरबीसी का नॉर्मल शेप ऐसा होना चाहिए वो अब ऐसा हो गया। अब ये एक पाइप है हमारे शरीर में नसों का, तो ये गोल वाला आरबीसी तो आसानी से निकल जाता था, लेकिन बीमारी के कारण हो गया आरबीसी ऐसा, तब तो ये रास्ता को ब्लॉक कर देगा, आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा अब हमारे पूरे शरीर में। तो सिकल सेल डिजीज में यही होता है। ठीक, ये देख लेना। इसका मात्र एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ब्लड या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ओनली। पूरा मतलब खून ट्रांसप्लांट कराओ, ब्लड मैरो ट्रांसप्लांट कराओ, यही एक इसका ट्रीटमेंट है। और ये सब के लिए अवेलेबल भी नहीं है। पहली बात तो ये बहुत महंगा है, सब सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, कोई बहुत अमीर भी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ये ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो ही जाएगा, नहीं, जल्दी नहीं मिलता है भाई। ये है ब्लड मैरो और ये बोन मैरो जल्दी मैच ही नहीं करता है, तो वो भी इशूज़ होते हैं। ठीक,
तो ये ट्रीटमेंट एक ही इकलौता अवेलेबल है, वो भी 100% रिलायबल नहीं है। तीसरा टॉपिक देखो, कयासंवर फॉरेस्ट डिजीज। कयासुनर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो यार, अजीब नाम होता है इन लोगों का। कर्नाटका का ये फॉरेस्ट है, कयासनसूर फॉरेस्ट, ठीक, कयासनसूर देख लेना, ये एक फॉरेस्ट है। और इसी फॉरेस्ट के नाम पे एक बीमारी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, क्योंकि ये जो बीमारी है KFD डिजीज, ये इसी कर्नाटका के जंगल में देखा गया था। ये एक टिक बोरोन वायरल फीवर है, इसमें बुखार हो जाता है, ठीक, और हीमोरेजिक फीवर है ये, मतलब इसमें दिमाग का बुखार होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें हाई फीवर होती है, और ये टिक छोटे छोटे जो मतलब बेड बग्स, खटमल जिनको हम कहते हैं, है ना, उस टाइप के प्रजाति टिक्स होते हैं, उनके काटने से ये जंगल में छोटे छोटे ऐसे टिक्स होते हैं, आदमी लोग चल रहा है, काट लिए उसको, काट लिए तो ये बीमारी KFD बीमारी हो जाती है। और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट वाले रीजन में एंडेमिक है। एंडेमिक है मतलब यहीं पे मिलेंगे, इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, ये वाले एरिया में मिलेंगे। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, इन्हीं 5 जगह पे ये बीमारी होती है। कैसे होता है, तो हार्ड टिक, वो जो तुमको हम बताया ना, छोटा सा खटमल टाइप का, वो काट लेता है, जिससे हो जाता है। इंसानों में ये इसके काटने से तो होता ही है, इंसानों में, ह्यूमंस में देखो, ह्यूमंस में ये टिक काट लेंगे तब तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये ह्यूमन अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल से कांटेक्ट में आए तो उसके थ्रू भी हो सकता है। मान लो किसी मंकी को ये टिक ने काटा हुआ है, अब ह्यूमन अगर इस मंकी के कांटेक्ट में आएगा तो वापस से ह्यूमन को हो जाएगा, ठीक। तो ये इंसानों को 2 तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट बाइट, एक इनडायरेक्ट एनिमल के कॉन्टैक्ट से, ठीक। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगा ये, ठीक। मतलब अगर हमको हुआ है, तुम मेरे साथ यहाँ खड़े हो तो तुमको नहीं होगा, ठीक। ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, यही 2 तरीका है होने का, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक। इसमें फीवर होगा, पेन होगा, उल्टी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेज, वहीं पेट वाली डिजीज़, ये इंटेस्टाइन वाली डिजीज़, जलन, ब्लॉटिंग होना, ये सब होंगी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में। ये पहला फेज़ का सिम्टम है, और अगर ये सिम्टम बढ़ गया, सेकेंड फेज़ तक चला जाता है, तो न्यूरोलॉजिकल इशूज़, दिमाग का इशूज़ भी होने लगेगा। ये आज का करंट अफेयर था, पहले ही तुमको हम बताए, मेंस का कोई फैक्ट नहीं है, प्रीलिम्स फैक्ट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ये एक ही आर्टिकल में तीनों बीमारी आया था, ये मात्र एक आर्टिकल था, इसी में एनीमिया था, ये भी था, और ये जो सिकल सेल डिजीज़ है ना, ये भी उसी आर्टिकल में था। तो ये तीनों बीमारी एक ही आर्टिकल में था, तो एक साथ करा दिया। डायबिटीज़ का तीनों टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़, तीनों करा चुके हैं, तीनों करा चुके हैं, इंसुलिन वगैरह सब बता चुके हैं तुमको। चलो।